हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। हम एनसीईआरटी की बुक्स कवर कर रहे हैं। क्लास 6 की सारी बुक्स को ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अब हम क्लास 7 की स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के तीनों फर्स्ट चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम हिस्ट्री का अपना चैप्टर नंबर 2 करेंगे, किंग्स एंड किंगडम्स। चैप्टर 1 में हमने काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत एक ब्रीफ लिया था कि 1000 साल में जो चेंजेस हुए हैं, जिसमें हमने टाइम पीरियड देखा था 700 से लेके 1750। ये टाइम पीरियड था जिसको हमने नोटिस किया था। हमने बहुत सी चीज़ उसमें देखी थी। हमने उसमें टर्मिनोलॉजीज़ देखी थी कि हिंदुस्तान को किस तरीके से बताया गया, फॉरेनर्स को किस तरीके से एक्सप्लेन करा गया, उन हिस्टोरियंस और उनके क्या क्या सोर्सेज थे, इसके बारे में हमने पढ़ा था। साथ ही साथ जो है वो हमने मैप भी देखा था इंडिया का, जो अल इदरीसी ने बनाया था और एक फ्रेंच कार्टोग्राफर, दोनों ने जो बनाया था, उन दोनों में जो डिफरेंस था मैप का, हमने वो ऑब्जर्व किया था। इसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हमारे डेवलप हुए थे उस टाइम पीरियड में, राजपूत से और जो छोटी मोटी मराठा सिख्स और जाट अहोम्स थे, ये सब भी जो है वो डेवलप हुए थे धीरे धीरे। किस तरीके के रीजन और एम्पायर की बात करी गई थी प्रशस्तियों के द्वारा, ये सब हमने देखा था। लैंग्वेज कौन कौन से थे ये भी हमने उसमें पढ़ा था। कुछ नए और पुराने और नए रिलीजन भी आए थे नज़र में, तो ये सब हमने इसमें बहुत सी चीज़ें जो थी देखी थी। अब हम थोड़ा सा जो है वो चैप्टर के अंदर हम जाने की कोशिश करेंगे, और ये चैप्टर 2 है हमारा किंग्स एंड किंगडम्स, ये इसी पर बेस्ड है। कुछ हम इसमें डायनेस्टीज़ को देखेंगे, कैसे उनका इमरजेंस हुआ, कैसे वो डेवलप हुई और उनमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप नीचे एक मैप देख रहे हैं, इसी मैप के बारे में कह रहे हैं कि कई सारी नई डायनेस्टीज़ जो हैं वो इमर्ज हुई थी 7th सेंचुरी के बाद में। मैप 1 जो कि दिखा रहा है मेजर रूलिंग डायनेस्टी जो डिफरेंट पार्ट में है सब कॉन्टिनेंट के 7th और 12th सेंचुरीज में। नहीं, 7th सेंचुरी का मतलब यानी यहाँ पर हो गया 600 से लेके 1101 के बीच का जो ये टाइम पीरियड है। इसके बीच में इस बीच में जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था उसमें डिफरेंट पार्ट्स में बहुत सी डायनेस्टीज़ का जो है रूल आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप राष्ट्रकूटास देख रहे हैं, चोलास देख रहे हैं, चेराज है, पांड्याज हैं, उसके बाद यहाँ पर और थोड़ा सा चाहमनाज हैं, गुर्जर प्रतिहाराज हैं, चंडेलाज हैं। ये तरीके, ये जो अलग अलग डायनेस्टीज हैं, कुछ पलास हैं, ये डायनेस्टीज यहाँ पर दे रखी हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है इसी मैप से रिलेटेड, कह रहे हैं कि लोकेट द गुर्जर प्रतिहारा को ढूंढें आप कहाँ पर हैं, जो हमने अभी देख लिया है। यहाँ पर कहाँ पर है गुर्जर प्रतिहारा हमारा, ये है हमारा गुर्जर प्रतिहारा। राष्ट्रकूटास की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रकूटास हमारा यहाँ पर है। पलास की बात कर रहे हैं तो पलास हमारा यहाँ पे था, जैसे कि ये भी दिख रहा है। दोबारा से बताता हूँ, ये पलास है हमारा, ये चोलास है, और उसके बाद में हमारे चाहमनाज हैं जो हमने यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि हम चौहान्स कहते हैं जिन्हें हम। तो ऐसे ही कह रहे हैं, कैन यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट डे स्टेट ओवर विच दे हैव एक्सेस कंट्रोल। यानी अब इन जो डायनेस्टीज थी ये उस टाइम पे थी, यानी कि 7th और 12th सेंचुरीज के बीच में थी। तो आज ये किस किस स्टेट्स में आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये राजस्थान के कुछ इलाके में आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगी चाहमनाज। गुर्जर प्रतिहाराज मेनली जो है वो आपको दिख रही है मध्य प्रदेश में। इधर राष्ट्रकूटास जो है वो आपको कुछ महाराष्ट्र का एरिया दिखा रहा है। चोलाज आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का एरिया यहाँ पर, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, कर्नाटका का एरिया यहाँ पर दिखा रहा है। पलास यहाँ पे हमारा जो बांग्लादेश का इलाका है वहाँ पे दिखा रहा है। तो ये हमारे उस टाइम पीरियड में, आज के कंट्रीज़ के हम देखेंगे तो हमारे मैप में ये कंट्रीज़ हैं यहाँ पर दिखाई गई हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई इमरजेंस कैसे हुआ इन नई डायनेस्टीज़ का। तो स्टार्ट होता है कि 7th सेंचुरी में बहुत बड़े बड़े बिग लैंडलॉर्ड्स थे और वॉरियर चीफ थे अलग अलग रीजन्स में सब कॉन्टिनेंट के, ठीक है। एग्जिस्टिंग किंग ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबॉर्डिनेट एंड समानताज। यानी जो 7th सेंचुरीज में जो बड़े बड़े बिग लैंडलॉर्ड्स थे और जो वॉरियर्स थे ना अलग अलग रीजन्स में सब कॉन्टिनेंट के, वो थे, वो अलग अलग रीजन्स में फैले हुए थे। लेकिन जो उनसे पहले जो एग्जिस्टिंग किंग थे, यानी जो पहले से किंग बने हुए थे, उन्होंने उन लोगों को, यानी कि इन बिग लैंडलॉर्ड्स को और वॉरियर चीफ्स को जो है वो अपना सबॉर्डिनेट बना रखा था, अपना सामंत बना रखा था एक तरीके से। ये बिग लैंडलॉर्ड और वॉरियर चीफ जो थे वो उन एग्जिस्टिंग किंग्स के अंडर में काम करा करते थे। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। ये लोग क्या करते थे, ये बिग लैंडलॉर्ड और वॉरियर चीफ क्या करते थे, ये अपने किंग के लिए गिफ्ट्स लेकर आया करते थे और उनको प्रेजेंट
बी प्रेजेंट एट, और उनके मतलब उनके दरबार में ये पहले से मौजूद हुआ करते थे और उनको कभी कभार ये मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया करते थे। बेसिकली क्या चीज़ है, ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं, इनके पास बहुत पैसा हुआ करता था, चीफ जो थे इनके पास बहुत बड़े बड़े, उनका बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हुआ करती थी, उससे रेवेन्यू जनरेट करते थे और उन रेवेन्यू जनरेट करने के बाद बतौर में उनको गिफ्ट जो थे वो अपने राजा को दिया करते थे, एक सपोर्ट उनको प्रोवाइड करते थे मिलिट्री का भी कभी कभार। सामंतास के बारे में हमने पीछे चैप्टर में क्लास 6 के पढ़ा हुआ है कि एज सामंतास गेन्ड पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी द महासामंत, महामंडलेश्वरा, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन एंड सो ऑन। यानी कि जैसे जैसे सामंतों को, अब क्योंकि इनको सपोर्ट मिले, क्योंकि ये सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनकी नज़र में इनका एक ओहदा बन जाएगा, एक इनकी रेपुटेशन बन जाएगी, और जब इनकी रेपुटेशन बन जाएगी, जब ये एक पावर और वेल्थ को गेन कर लेंगे, तो ये अपने आप को जो है वो महासामंता कहलवाएंगे कि भाई अब हम सामंत नहीं हैं, अब हम महासामंत हैं या महामंडलेश्वर हैं हम, यानी कि बहुत बड़े ग्रेट लॉर्ड हैं हम इस रीजन के, यानी पूरा जो इस जिस रीजन में वो लोग रह रहे हैं, रूल कर रहे हैं, उसके हम एक लॉर्ड हैं, यानी अब ये हमारा है और हम यहाँ के भगवान हैं। सम टाइम दे एजर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड, और कभी कभार ऐसा भी होता था जब इनके पास ज़्यादा पावर और वेल्थ आ जाती थी तो इनके जो ओवरलॉर्ड हुआ करते थे, यानी जो एग्जिस्टिंग किंग की बात करी गई थी, यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग किंग का नाम लिया गया है, इन एग्जिस्टिंग किंग को जो है वो इनसे जोर जबरदस्ती करके अपने आप को आज़ाद करा लेते थे, कहते थे अब तुम जाओ, दूर हो जाओ यहाँ से, अब हम महासामंत हैं और अब हमारा अपना खुद का रूल होगा, अब हम खुद जो है वो अपने इस रीजन पर राज करेंगे या शासन करेंगे। एक ऐसा ही एक इंस्टेंस मिलता है जिसमें ये अभी जो बात करेंगे ना कि एक खुद से जो है वो एक इंडिपेंडेंस उन्होंने ले ली कि अब हम मानते ही नहीं तुम्हें ओवरलॉर्ड हमारा, हम तुम्हें अपना राजा मानते ही नहीं, अब हम खुद राजा हैं। तो ऐसा ही एक केस देखने को मिलता है जहाँ पर जो कि राष्ट्रकूटास है डेक्कन में, जिसको हमने अभी पीछे मैप में देखा था। राष्ट्रकूटास हमने कहाँ देखे थे? राष्ट्रकूटास हमने यहाँ महाराष्ट्र के रीजन में देखा था। तो इसी में कह रहे हैं कि राष्ट्रकूटास जो कि डेक्कन में थे, इनिशियली दे वर सबॉर्डिनेट टू द चालुक्य ऑफ कर्नाटक। जो चालुक्य थे, चालुक्य कहाँ पर थे? चालुक्य हम देखते हैं कहाँ पर हैं, जहाँ पर चालुक्य थे, यानी कि यहीं पे कहीं इस जगह पे रीजन में हमने पीछे पढ़ा चालुक्य और पांड्यास वाला जो रीजन था, सॉरी चालुक्यास और चोलास वाला जो रीजन था, जो चालुक्य थे उसी रीजन की बात कर रहे हैं और उसी रीजन में आपके राष्ट्रकूटास की बात हुई थी। तो राष्ट्रकूटास उसी चालुक्य में जो कर्नाटक का चालुक्य था उनके अंडर में काम करते थे कौन? ये राष्ट्रकूटास जो डेक्कन में है, ये चालुक्य के अंडर में काम करते थे। मिड 8th सेंचुरी में जो दंती दुर्ग था, जो कि राष्ट्रकूटा का चीफ था, डेक्कन में जो राष्ट्रकूटास थे उनका चीफ था दंती दुर्ग, नाम याद रखिएगा दंती दुर्ग। इसने जो था ओवरथ्रू कर दिया चालुक्य ओवरलॉर्ड को, यानी चालुक्य के अंडर में पहले ही काम करता था दंती दुर्ग। फिर इसने क्या करा, जब इसको पावर और वेल्थ मिल गई तो इसने कह दिया कि भाई अब हम तुम्हें राजा अपना मानेंगे नहीं, यानी चालुक्य का जो राजा था उसको राजा मानने से ही मना कर दिया। और उसने जो था वो एक रिचुअल परफॉर्म करा जिसका नाम था हिरण्यगर्भ, लिटरली द गोल्डन वूम्ब जिसे कहा गया है। हिरण्यगर्भ का मतलब हो गया एक सोने की कोख जिसे कहेंगे, गोल्डन वूम्ब। When this ritual was performed with the help of the Brahmins, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya, even if he was not one by birth. तो जब इसने ये रिचुअल परफॉर्म करा, और रिचुअल परफॉर्म करने वाले कौन थे? ब्राह्मण्स, क्योंकि भाई उनको तो सपोर्ट था पहले से पहले ही। ब्राह्मण्स को क्या मिलेगा? ब्राह्मण्स को भी ज़मीनें मिल रही थी, पीछे हमने पढ़ा था कुछ हद तक कि ब्राह्मण्स को भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता था उनके, क्योंकि उनसे हवन कराए जाते थे। और हिरण्य उसमें यज्ञ में जो था वो एक इम्पोर्टेंट यज्ञ था हिरण्यकश्यप यज्ञ, हिरण्यगर्भ की मतलब अश्वमेध यज्ञ, उसमें भी ब्राह्मण्स के अपने ब्राह्मण्स रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। तो इन्होंने रिचुअल्स परफॉर्म करवाए ब्राह्मण्स की तरह, ब्राह्मण से, और उन्होंने अपने आप को लिए ऐसा बताया कि अब हम जो है वो क्षत्रिय बन जाएंगे, यानी हमारा एक रीबर्थ हो जाएगा। क्योंकि हालांकि वो क्षत्रिय से बिलोंग नहीं करते थे, क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने जब ये यज्ञ करवाया ब्राह्मण्स के थ्रू तो उन्होंने ये कहा कि अब हमारा रीबर्थ होगा एज अ क्षत्रिय, अब हमारा पुनर्जन्म होगा क्षत्रिय, अब हम क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करेंगे। हालांकि वो बाय बर्थ क्षत्रिय नहीं थे। तो ये एक इंस्टेंस देखने को मिलता है जहाँ पर इंडिपेंडेंस ली गई, दंती दुर्ग ने जो है वो बिल्कुल ओवरथ्रू कर दिया अपने चालुक्य ओवरलॉर्ड को।
इन अदर केसेस men from enterprising families use their military skills to carve out kingdom। और कुछ दूसरे केसेस में जो बड़ी बड़ी एंटरप्राइजिंग फैमिली से थे, यानी जो इनके पास पावर वेल्थ अच्छी खासी थी, उन लोगों ने अपनी मिलिट्री स्किल्स का इस्तेमाल करके जो है वो अपनी किंगडम्स को बना लिया, वहाँ उन्होंने अपनी बादशाहत कायम कर ली मिलिट्री स्किल्स के थ्रू। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल ऐसा ही मिलता है कि कदम्बा मयूर शर्मन एंड द गुर्जर प्रतिहारा हरिचंद्र वर ब्राह्मण्स who gave up their traditional professions and took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively। ऐसा ही आपको केस मिलता है जब मिलिट्री, जहाँ पर मिलिट्री स्किल्स का इस्तेमाल करके जो है वो अपनी किंगडम बनाई, और उसमें नाम आता है कदम्बा मयूर शर्मन का और गुर्जर प्रतिहारा के हरिचंद्र का। ये ब्राह्मण्स थे जिन्होंने अपने ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस को गिव अप कर दिया, जो भी उनकी मान्यताएं थी पुरानी एकदम पारंपरिक संस्कृति, जो भी उनका प्रोफेशन था उसको जो है वो गिव अप कर दिया, और उन्होंने भी हथियार उठा लिए, शस्त्र उठा लिए, और उन्होंने भी अपनी किंगडम जो है वो एस्टैब्लिश कर ली कर्नाटक और राजस्थान में। यानी कि गुर्जर प्रतिहाराज जो कि हमने राजस्थान में देखे थे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये गुर्जर प्रतिहाराज हैं, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। और जो यहाँ पर बात दूसरा नाम लिया गया है उसमें कर्नाटका के कौन थे, कदम्ब मयूर शर्म, यानी कि जो भी मयूर शर्मन गुर्जर प्रतिहारा हरिजन, तो इनका हिसाब किताब था, इनका पूरा इन्होंने एक तरीके से मिलिट्री स्किल्स के थ्रू जो है वो ऑक्युपाई कर लिया अपने रीजन को, जिसको हमने पीछे भी मैप में देखा था। अच्छा, अब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर एक इमेज आपको दिख रही है यहाँ पर, कि कहने की एक वॉल रिलीफ है फ्रॉम द केव 15 से, ये 15वीं गुफा है एलोरा की, शोइंग विष्णु एज नरसिम्हा द मैन लायन। इट इज़ अ वर्क ऑफ राष्ट्रकूटा पीरियड। तो यहाँ पर जो है वो एक डिपिक्ट करी गई है, एक पोर्ट्रेट को डिपिक्ट करा गया है जिसमें लॉर्ड विष्णु को दिखाया गया है, और ये आपको केव नंबर 15 में देखने को मिलेगी। नरसिम्हा जो कि एक मैन लायन के तौर पर है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक लायन को दिखाया गया है। यहाँ पर ये कुछ आपको दिख रहा है कि एक शेर की एक स्कल्पचर है, एक स्टैचू बना हुआ एक तरीके का, तो ये जो है वो राष्ट्रकूटा के पीरियड में देखने को मिलेगा। सवाल है भाई, डू यू थिंक बीइंग बोर्न एज अ क्षत्रिय वाज इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू बिकम अ रूलर ड्यूरिंग दिस पीरियड? यानी कि आपको वाकई लगता है कि आपको क्षत्रिय में बोर्न होने वाला है वो एक रूलर बन सकता है? क्या ऐसा होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा मानते थे लोग, करते थे, क्योंकि बाय बर्थ के हिसाब से जो है वो कैटेगरीज वर्ण बना दिए गए थे बर्थ के हिसाब से और ऑक्यूपेशन के हिसाब से। तो वो जो क्षत्रिय की क्वालिटीज़ थी तो वो नहीं, बल्कि स्किल के हिसाब से होना चाहिए। अगर रूलर कोई हो रहा है उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, तभी वो बन सकता है। ठीक है, तो ऐसा आपका अपना क्या राय है, अपना क्या मशवरा है इसके बारे में, आपको इस बारे में जवाब देना है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं भाई एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने किया, कैसे इन्होंने जो है वो साम्राज्य तो स्थापित कर लिया, आप साम्राज्य को चलाते कैसे हैं, कैसे उसका प्रबंधन, कैसे उसका प्रशासन करते हैं, इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजाधिराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ द किंग्स। इनमें से बहुत से किंग्स जो थे उन्होंने अपने आप को ही खुद को टाइटल दे दिया, जैसे कि महाराजाधिराज, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था, एक राजा ने टाइटल लिया था, किसने लिया था कमेंट बॉक्स में नाम बताइए। ग्रेट किंग ओवरलॉर्ड, त्रिभुवन चक्रवर्ती नाम का टाइटल लिया भाई, लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड, यानी कि तीनों संसार के ये भगवान हैं, एंड सो ऑन। ऐसे ही बहुत से टाइटल उन्होंने अपने आप खुद के लिए रख लिए। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स they often shared power with their samantas as well as with association of peasant traders and brahmans। ये टाइटल तो ले लिए उन्होंने, महाराजाधिराज, महाराज त्रिभुवन चक्रवर्ती, ये टाइटल तो ले लिए, लेकिन साथ ही साथ इस तरीके का टाइटल लेने के बाद भी इनको जो है वो अपनी पावर शेयर करनी पड़ती थी सामंताज को। भाई ये जो वो लैंडलॉर्ड से, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से, उनको अपनी पावर शेयर करनी पड़ती, उनके साथ उनको पावर शेयर करनी पड़ती थी। साथ ही साथ इनको सपोर्ट चाहिए होता था पीजेंट्स का, ट्रेडर्स का, ब्राह्मण्स का, इनको सपोर्ट चाहिए होता था। भाई लॉर्ड को, भगवान को तो किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है नहीं बेसिकली। तो भाई अगर आप अपने आप को लॉर्ड कहवा रहे हो तो फिर आपको पावर शेयर करने की ज़रूरत ही क्यों है? ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कही गई है कि भाई पावर भी शेयर कर रहा हूँ और अपने आप को भगवान भी कह रहे हैं, जबकि भगवान को तो किसी की सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ थी बस। लेकिन ये है कि भाई हम महाराजाधिराज हैं, भाई हैं तो हैं बस। In each of these states, resources were obtained from the producers, that is, peasants, cattle keepers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produce।
हर एक स्टेट में रिसोर्सेज को कलेक्ट करा जाता था उनके प्रोड्यूसर्स से। ये हम पहले ही देखते चले आ रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से टैक्स के थ्रू ले लिए हैं, गिफ्ट के थ्रू जो है वो उनके पास रिसोर्सेज पहुंच रहे हैं। पीजेंट्स हैं वो इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं। कैटल कीपर्स हैं तो वो इनके लिए जो है वो अपने छोटे छोटे जो कैटल्स हैं, गाय बकरी और जो भी चीज़ें हैं उनके पास कैटल्स हैं वो उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। आर्टिजन्स अपनी स्किल्स के थ्रू बनाए हुए जो भी उनके पास कला, जो भी वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, वो उनको बतौर गिफ्ट जो है वो इनको प्रोवाइड करा रहे हैं। और कभी कभार जो है वो उनको परसुएड भी करते हैं और ज़बरदस्ती भी करते हैं, यानी कि उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती भी करते हैं कि नहीं, हमें तुम्हारी प्रोड्यूस में से जो है वो इतना पार्ट सरेंडर उनको करना ही पड़ेगा, कि भाई जो भी है कि भाई इतनी तुम्हारी प्रोडक्शन हुई है, तुम्हारी इतनी कल्टीवेशन हुई है, इसका हमें 1/6 हिस्सा चाहिए ही चाहिए। तो ज़ोर ज़बरदस्ती भी करवाते थे इस तरीके से। समटाइम्स these were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land। कभी कभार वो ये क्लेम भी करते थे कि ये रेंट है, एज अ रेंट, उसको ऐसे कहते थे कि ये रेंट है आपका। प्रोड्यूस ड्यू टू अ लॉर्ड हु asserted that he owned a land, जो कि कहता है भाई ये हमारी ज़मीन, हम लॉर्ड हैं तो ये हमारी ज़मीन है और इसमें हम अपना एक तरीके से रेंट मांग रहे हैं, हमें रेंट दिया जाए। रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स से भी ले जाता था, व्यापारी थे उनको भी देना पड़ता था भाई, उनको तो सपोर्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई व्यापारी, ब्राह्मण्स और जो क्षत्रियास थे ये टॉप क्लास के लेवल लोग थे और इनको सपोर्ट करना पड़ता था राजा को सपोर्ट करना पड़ता था कि भाई इनको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा, थोड़ी बहुत पावर इनके पास भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये उनका भी मकसद था कि भाई इसलिए ट्रेडर्स भी जो है थे वो रेवेन्यू उनसे भी कलेक्ट करा जाता था, यानी कि ट्रेडर से भी रेवेन्यू कलेक्ट करा जाता था। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अब एक बॉक्स में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एक इंस्क्रिप्शन मिलता है द चोला का, जिसने रूल करा था तमिलनाडु में। चोलास को हमने मैप में देखा था कि तमिलनाडु के रीजन में उनका एक डोमिनेंस था। रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। उसमें मिलता है कि 400 तरह के टैक्सेस की बात करी गई है, अलग अलग विभिन्न प्रकार के 400 तरह के टैक्सेस। 400 तरह के टैक्स हम तो नॉर्मल समझते हैं, आज के दौर में जो हम टैक्सेस सुनते हैं वो हम ज़्यादा नहीं सुनते भाई। 4-5 तरह टैक्सेस उनके बारे में 4-5 से ज़्यादा टैक्सेस के बारे में हम नॉलेज नहीं है हम लोगों को। ठीक है, लेकिन उस टाइम पीरियड में, चोलास के टाइम पीरियड में 400 तरह के टैक्सेस। आप इमेजिन कर सकते हो कौन कौन से टैक्सेस होते हैं। इसमें देख लेते हैं कि भाई मेंशन करे गए हैं। टैक्स एक नाम है वेटी, टेकन नॉट इन अ कैश के फॉर्म में नहीं लिया जाता था, बट इन द फॉर्म ऑफ द फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी। काम तो आपको करना ही पड़ेगा भैया, आपकी रजामंदी हो या ना हो। फोर्स लेबर उसे हम कहते हैं जब जोर ज़बरदस्ती से काम करवाया जाए, अनविलिंगली, यानी कि काम करने के लिए आदमी खुश नहीं है, वो मना कर रहा है कि हम नहीं करेंगे काम, लेकिन नहीं, करना पड़ेगा आपको। उसके बाद कह रहे हैं कड़माई और लैंड रेवेन्यू है। कड़माई जो कि एक लैंड रेवेन्यू जो चलता चला आ रहा है पीछे, रेंट दिया जाएगा भाई, ज़मीन पे आप काम कर रहे हो तो आप उसके ऊपर लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउसेज। हाउस को आप थैच कर रहे हो, थैच करने के जो मतलब होता है एक तरह से ये कहा जाएगा कि थैचिंग का मतलब है कि आप कवर कर रहे हैं, नहीं अपने छत पे जो है वो एक तरीके से छज्जा डाल रहे हैं, छज्जा बिछा रहे हैं, जैसे कहते हैं स्ट्रॉ की जो मड़िया होती है ना, जिससे कि घास फूस डालना होती है, जिससे कि एक कवरिंग मिल जाए। तो अगर आप वो भी कर रहे हैं तो आपको उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप जो है वो सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पाम ट्री यानी खजूर के पेड़ पर आप चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। कोई अपने फैमिली प्रॉपर्टी आपने सक्सेशन में आई, यानी उस पर भी आपको सेस देना पड़ेगा। नहीं, आपको फैमिली प्रॉपर्टी में कोई अगर हिस्सेदारी मिलती है, शेयर मिलता है फैमिली प्रॉपर्टी में से, तो उस पर आपको सेस देना पड़ेगा। और ऐसे ही ना जाने कितने तरह के टैक्सेस की बात करी, 400 तरह के टैक्सेस की बात करी गई। ये तो हमने सिर्फ अभी 2-3 पढ़े। आर एनी सच टैक्सेस कलेक्टेड टुडे, क्या इनमें से कोई ऐसा टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करा जाता है? सवाल है, जवाब आपको देना है। आगे पढ़ेंगे कि दीज रिसोर्सेज वर यूज्ड टू फाइनेंस द किंग्स एस्टैब्लिशमेंट एज वेल एज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट। जो ये रिसोर्सेज जो कलेक्ट होते थे ना, जैसे भी जो भी चीज़ें उन्हें मिलती थी राजा को, उसका इस्तेमाल जो था वो किंग्स अपने जो है वो एक तरीके से मंदिरों का निर्माण करा रहा है या बड़े बड़े किलों को बनवा रहा है, उन्हीं पैसों से वो उन्हीं रेवेन्यू का वो इस्तेमाल करता था। मंदिर बनवा रहा है भाई, फोर्ट बनवा रहा है, और उन्हीं के ज़रिए से जो है वो लड़ाइयाँ भी लड़ी जाती थी, which were in turns expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes। यानी कि इनका ये इस्तेमाल होता था फाइट करने के लिए, और जो जिससे कि जो है वो वेल्थ का एक्विजिशन हो, क्योंकि भाई युद्ध जीतेंगे तो जाहिर सी बात है
उस पर भी उनको वेल्थ मिलेगी, तो वो वेल्थ भी जो है वो एक तरीके से उनको उसका भी इस्तेमाल होगा टेम्पल्स और फोर्ट्स को बनवाने के लिए। The functionaries of collecting revenue were generally recruited from influential families and positions were often hereditary। जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो फंक्शन हुआ करता था ना, उसके लिए जो है वो रिक्रूटमेंट होती थी, और वो भी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से, यानी वो फैमिलीज जो फाइनेंशियली अच्छी हैं, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं, उन लोगों को रिक्रूट करा जाता था इस रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। और ये जो पोजीशंस हुआ करती थी, जो रिक्रूटमेंट करने के बाद जो उनको पोजीशन मिलती थी, वो पोजीशन बेसिकली हेरिडिटरी हुआ करती थी, यानी आनुवंशिक हुआ करती थी। यानी कि जब वो पोजीशन रहेगी तो उसके बाद उसका बेटा उस पोजीशन को एक्वायर करेगा। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। इन मेनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दिस पोजीशन। तो ये बिल्कुल सही था, दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल, और यही आर्मी का भी एक फंक्शन उन्होंने बना रखा था। और कई केसेस में जो था वो कुछ क्लोज रिलेटिव्स जो किंग्स के हुआ करते थे, वही उस पोजीशन को जो है वो टेक ओवर करा करते थे। भाई तो हेरिडिटरी था, तो भाई वही चीज़ है ना कि अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो वही चीज़ यहाँ पर उसमें कही गई है कि ज़्यादातर जो है वो क्लोज रिलेटिव्स को ही जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती थी कि भाई वही अगली पोस्ट को जो है वो एक्वायर करेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई प्रशस्तीज और लैंड ग्रांट के बारे में। भाई प्रशस्तीज से हमने पीछे बहुत सी हमें इन्फॉर्मेशन मिली हैं। ठीक है, प्रशस्तीज के बारे में, प्रशस्तीज के थ्रू हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली हैं। ठीक है, प्रशस्तीज कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। प्रशस्तीज से हमें बहुत सी जानकारियाँ मिली हैं। हमें पीछे हमने पढ़ा था कि जो गयासुद्दीन बलबन था, उसकी टेरिटरी को हमने देखा था कि वो बता रहे थे कि भाई उसकी टेरिटरी जो थी वो पूरी बंगाल के गौड़ा से लेके अफगानिस्तान के गजनी यानी गजनी तक वो फैली हुई थी, और कुछ उसका पार्ट जो था पूरा साउथ इंडिया को वो कवर करे हुए था, जो हमने मैप में नीचे देखा था। ठीक है, वो हालांकि एग्जेग्रेटेड था, वो कहते हैं बड़ा बोलापन, उसमें बड़ा चढ़ा कर दिखाया गया था। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई कि प्रशस्तीज में जो डिटेल्स थी वो लिटरली ट्रू नहीं हुआ करती थी, यानी उनकी जो सच्चाई हुआ करती थी वो सच्चाई सच नहीं हुआ करती थी। बट दे टेल अस हाउ रूलर वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ। लेकिन हमें उससे ये बताते थे, उस समय प्रशस्ति से ये पता चलता था कि भाई कि वो किस तरीके से अपने आप को डिपिक्ट करना चाहते हैं, किस तरीके से अपने आप को दिखाना चाहते हैं लोगों की नज़र में एज वैलियंट विक्टोरियस वॉरियर्स। एग्जाम्पल के तौर पर कि वो अपने आप को बहादुर दिखाना चाहते हैं, वो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें दिखाने के लिए, लोगों को अच्छा बताने के लिए कि भाई ऐसे हुआ करते थे राजा। These were composed by learned Brahmins who occasionally helped in the administration। और ये प्रशस्तीज जो थी वो ब्राह्मण्स के द्वारा कंपोज करी जाती थी। ब्राह्मण्स तजुर्बेकार ब्राह्मण्स जो सीखे हुए, बेसिकली वो तो संस्कृत से जानते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, तो वो लर्नड होते हैं, उनके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है, तो वो उस नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं ब्राह्मण्स को वो जो है उनसे कंपोजिशन करवाते हैं प्रशस्तीज के द्वारा, जो कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी हद तक हेल्पफुल होती है। अब एक अचीवमेंट्स बताते हैं यहाँ पर प्रशस्ति में आपके को मिलेगी देखने को। जो नागभट्ट की अचीवमेंट्स है उसमें कह रहे हैं कि कई रूलर्स ने जो है वो डिस्क्राइब करी हैं अपनी अचीवमेंट्स को प्रशस्तीज में, जिसके बारे में हमने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के और गुप्ता की प्रशस्ति के बारे में हमने पीछे पढ़ा था। जो गुप्ता रूलर था समुद्रगुप्त, लास्ट ईयर क्लास 6 में जो हमने पढ़ा था, गुप्ता की प्रशस्ति जब मिली थी हमें, तो उसमें हमने पढ़ा था प्रशस्ति के बारे में। एक प्रशस्ति जो कि लिखी हुई है संस्कृत में और वो मिलती है हमें ग्वालियर मध्य प्रदेश में, वो डिस्क्राइब करती है द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्ट द प्रतिहारा किंग एज फॉलोज। यानी जो जिस तरीके से उसने काम किया प्रतिहारा किंग नागभट्ट ने, प्रतिहारा किंग था नागभट्ट, उसने किस तरीके से एक्सप्लॉइट करा उसको वो डिस्क्राइब यहाँ पर करते हैं। कहते हैं जो किंग था ऑफ आंध्रा का, सैंधव्य सिंध का, विदर्भा जो कि पार्ट है महाराष्ट्र का, और कलिंगा जो कि पार्ट है उड़ीसा का, फेल बिफोर हिम इवन एज ही वाज अ प्रिंस। यानी ये सब इसके सामने, जो आंध्रा के जो किंग थे, जो विदर्भा का जो किंग था, जो कलिंगा का जो किंग था, वे उसके सामने जो है वो घुटने टेक देता है कि एज ही वाज अ प्रिंस, क्योंकि वो एक राजा था। वो विक्ट्री जीतता है ओवर चक्रयुद्ध, द रूलर ऑफ द कन्नौज का जो रूलर था चक्रयुद्ध, उसके खिलाफ विक्ट्री जीतता है और डिफीट कर देता है किंग को, वंगा, वंगा किंग को है जो कि बंगाल का हिस्सा है वंगा, वहाँ के राजा को हराता है। अनर्ता के राजा को हराता है जो कि गुजरात का हिस्सा है। मालवा जो कि मध्य प्रदेश का, वहाँ के राजा को हराता है। किराता जो कि फॉरेस्ट जंगल के लोग हैं वहाँ को हराता है। तुरुष्का जो कि टर्क्स हैं। वत्सा
मत्स्य, बोध किंगडम इन नॉर्थ इंडिया में ज्वाइन, यानी इन सब को बताता है, यानी इन सब से युद्ध करता है और वो युद्ध जीतता है। तो ये प्रशस्ति के बारे में पता चलता है नागभट्ट की। अच्छा, आगे जो कह रहे हैं प्रशस्ति में किंग जो होते हैं वो रिवार्ड करते हैं ब्राह्मण्स को कि उनको जमीनें देते हैं ब्राह्मण्स को। देखिए आया ना ब्राह्मण्स को फायदा, तो ब्राह्मण्स तो काम करेंगे क्योंकि उनको फायदा मिलेगा, उनको जमीन पे ग्रांट मिल गई तो भाई उनको फायदा हुआ ब्राह्मण्स को। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि किंग जो होता है वो उनको रिवॉर्ड देता था ब्राह्मण्स को बाय ग्रांट ऑफ लैंड। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स पर ये रिकॉर्ड होती थी। विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड, जिनको भी ज़मीनें देते थे सरकार, जिनको भी ज़मीन देता था राजा यानी ब्राह्मण्स को, उनका बाकायदा कॉपर प्लेट्स पर रिकॉर्ड होता था। ये आपको नीचे एक इमेज मिल रही है देखने को, इसके बारे में कह रहे हैं कि दिस इज़ अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स का ये सेट है जिसमें जो लैंड ग्रांट दी गई हैं जो कि रूलर्स ने दी थी 9th सेंचुरी में, उनका रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ उनमें संस्कृत में लिखी हुई हैं, कुछ जो है वो तमिल लैंग्वेज में लिखी हुई हैं। द रिंग होल्डिंग द प्लेट, जो ये रिंग आपको दिख रही है, ये प्लेट को वो होल्ड करे हुए पकड़े हुए है पूरा, जैसे कि हमारा की रिंग होता है ना, की रिंग में एक गोल सा छल्ला होता है, उसके अंदर कीरें होती हैं सारी की सारी, तो वैसे ही जो है ये रिंग होल्डिंग कर रहा है, प्लेट को होल्ड करे हुए जिससे कि सिक्योर रहें। और इसमें एक रॉयल सील आपको देखने को मिलेगी। रॉयल सील कहाँ पर है, ये आपको एक रॉयल सील देखने को मिल रही है, ये रॉयल सील है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। टू इंडिकेट दैट दिस इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, ये दिखाने के लिए कि ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, आगे देख लेंगे और फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। व्हाट वाज गिवन इन विद द लैंड, जमीन के साथ साथ क्या दिया जाता था इसका भी देख लेते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन का एक पार्ट है ऑफ लैंड ग्रांट जो कि दी गई थी चोलास के द्वारा। वी हैव डिमार्केटेड द बाउंड्रीज ऑफ लैंड बाय मेकिंग अर्थन एम्बैंकमेंट एज वेल एज बाय प्लांटिंग थॉर्नी बुशेज, यानी इन्होंने जो है वो बाउंड्रीज को डिमार्केट कर दिया है बेसिकली। किस तरीके से, सपोज ये जैसे कि एक लैंड है और इसके चारों तरफ बाउंड्री पे जो है उन्होंने कुछ ना कुछ जो है वो अर्थन एम्बैंकमेंट्स यानी कि कुछ गड्ढे से बना दिए हैं ताकि एक बाउंड्री बन जाए, या कुछ जो है वो कटीली झाड़ियाँ लगा दी हैं ताकि जो है वो कोई भी इस चीज़ पर अपना हक न जता सके। एक तरीके से कहते भाई या भाई इन्हें तो ये हिस्सा तो हमारे ज़मीन का आता है, इसमें कैसे मिला ली, तो उन्होंने कुछ गड्ढे बना रखे हैं चारों तरफ उसके, और या फिर जो है वो थॉर्नी बुशेस लगा रखी हैं। दिस इज़ वॉट द लैंड कंटेन्स, और इस ज़मीन पर क्या मिलता है देखने को आपको, फ्रूट बियरिंग ट्रीज यानी कि वो पेड़ जहाँ पर आपको फल पौधे मिलेंगे, फल मिलेंगे। वाटर लैंड होगी, ज़मीन पानी होगा, ज़मीन होगी हरी भरी, ऑर्किड होंगे, ट्री पेड़ होंगे, कुआं होगा और ओपन स्पेसेस होंगी जहाँ पर पास्चर लैंड्स होंगी यानी कि जानवरों के लिए। अ विलेज, एंथेल्स, प्लेटफॉर्म, कैनाल्स, डिचेस, रिवर्स, सिल्ट लेडन लैंड, टैंक, ग्रैनरीज, फिश पाउंड, बी हाइव्स एंड डीप लेक्स। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो उसने बताई हैं कि पूरी ये ज़मीन में पूरा, यानी एक तरीके से ज़मीन को डिमार्केट करने में ज़मीन के अंदर साथ में क्या क्या आ रहा है, तो उस चीज़ का यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। जो रिसीव करता है लैंड को उसको टैक्स देना पड़ता है उसके लिए, और जो टैक्स ही कैन कलेक्ट द टैक्स इम्पोज, और उसको वो टैक्स भी कलेक्ट कर सकता है जो जुडिशियल ऑफिसर ने उस पर इम्पोज करा है, उसको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी जुडिशियल ऑफिसर्स को दे देते हैं एज अ फाइन। द टैक्स ऑन द बीटल लीव्स, ही कैन कलेक्ट द टैक्सेस इम्पोज बाय जुडिशियल ऑफिसर्स, यानी कि जुडिशियल ऑफिसर्स ने जो टैक्स इम्पोज करे हैं वो कलेक्ट कर सकता है एज अ फाइन के तौर पर, टैक्स के तौर पर जो बीटल लीव्स के से लिए जाता है। दैट ऑन द वुडन क्लॉथ एज वेल एज ऑन द व्हीकल्स। ही कैन बिल्ड अ लार्ज रूम्स, वो बड़े बड़े कमरे बनवा सकता है विद अपर स्टोरीज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, यानी कि पक्की ईंटों के साथ ऊपर की स्टोरीज बनवा सकता है, और साथ ही साथ जो है वो बड़े और छोटे जो है वो कुएं भी खोद सकता है। ट्री भी प्लांट कर सकता है, थॉर्नी बुशेस लगा सकता है अगर ज़रूरत पड़ती है तो, और साथ ही साथ जो है वो कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन भी करा सकता है इरिगेशन के लिए। वो इंश्योर करेगा कि वाटर जो है वो वेस्ट ना हो और एम्बैंकमेंट्स जो हैं वो बिल्ट हों। तो यानी अगर ज़मीन उसको दी जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़मीन को बस ऐसे ही छोड़ दे, नहीं, उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा उसको। ठीक है, उसमें डिफरेंट तरह के काम भी करने पड़ेंगे, कुएं बनाने हैं, प्लांट अगर लगाना है तो प्लांट लगाए, थॉर्नी बुशेस अगर ज़रूरत पड़ रही है तो वो लगाए, साथ ही साथ पानी भी बर्बाद ना हो। कितनी अच्छी बात है जो आज हम करते हैं, पानी बर्बाद, धड़ल्ले से पानी फेंक दिया और बह रहा है पानी तब सब, तो वैसे पानी ही बर्बाद ना हो। तो सब उसकी जिम्मेदारियाँ बताई गई हैं, इवन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई हैं, और ज़मीन के साथ साथ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं उस डिमार्केटेड लैंड बाउंड्री में, ये सब भी उसमें बताया गया है। Usual for 12th centuries was a long Sanskrit poem containing the history of the king who ruled over Kashmir। एक 12th सेंचुरी में जो है वो एक लॉन्ग संस्कृत पोएम है जिसमें किंग्स की हिस्ट्री बताई गई है जो कश्मीर पर रूल करते थे।
उसको कंपोज करा एक ऑथर ने जिसका नाम है कल्हना नाम का ऑथर है, जिसने उस संस्कृत की पोएम को जो है वो कंपोज किया है। वैरायटी ऑफ सोर्सेज उसने इस्तेमाल करे हैं, जिसमें इंस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल है, डॉक्यूमेंट हैं, आई विटनेसेस अकाउंट हैं, और जो अर्लियर हिस्ट्रीज थी टू राइट दिस अकाउंट, यानी जो भी उसने कंपोजिशन करी है, जो भी उसने पोएम लिखी है कल्हना ने कश्मीर के ऊपर, कश्मीर में राज रूल करने वाले किंग के ऊपर, उसके लिए उसने इंस्क्रिप्शंस का सहारा लिया है, डॉक्यूमेंट्स का सहारा लिया है, कुछ गवाहों का सहारा लिया है, जो भी उन्होंने अपने अकाउंट्स लिखे थे, जो भी ऑब्जर्व किया था, कुछ अर्लियर हिस्ट्रीज है उनका सहारा लेके उसने पूरा ये अकाउंट लिखा है। अनलाइक द राइटर्स ऑफ द प्रशस्तीज के जो राइटर थे, ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, यानी जो प्रशस्तीज के जो राइटर थे ना, वो तो बेसिकली अच्छी अच्छी बातें लिखा करते थे, बड़ी बड़ी बातें लिखा करते थे। तो यहाँ जो प्रशस्ति बताई गई है उसमें रूलर्स के पॉलिसीज के खिलाफ भी बातें आपको देखने को मिल जाएंगी। यानी ऐसा है कि यहाँ पर भी इसमें थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला, जहाँ पे उन्होंने अच्छा किया उसकी तारीफ भी करी है, और जहाँ पे कुछ उन्होंने गलत किया है उसको क्रिटिसाइज भी करा है। तो ऐसी प्रशस्तियाँ भी हमें कश्मीर के एक राजा के बारे में देखने को मिलती है। वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, अगले वीडियो में हम बात करेंगे वॉरफेयर फॉर वेल्थ के बारे में। तो जल्दी मिलते हैं अपने पार्ट 2 के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।